नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पिछले साल जुडिशरी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा था जब हाई कोर्ट के जज के घर पर आग लगी और वहां से बहुत सारा पैसा कैश बरामद हुआ। अब क्या है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की। एंड मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला था कि किसी हाई कोर्ट के जज को इम्पीच किया जाता, लेकिन उसके जस्ट पहले इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो खत्म ही होने वाला था, बस वोटिंग बाकी था पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन उसके जस्ट पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब इसके पीछे भी बड़ी चाल होती है कि जब आप रिजाइन कर देते हो ना, तो यहाँ पर आपका नाम दर्ज नहीं होता है, क्योंकि अगर सपोज वो रिजाइन नहीं करते और इम्पीचमेंट हो जाता, मतलब वो पहले जज बनते भारत के हाई कोर्ट के, जो कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता। लेकिन उसके पहले उन्होंने चालाकी की है और यहाँ पर पेंशन की भी बात कही जा रही है, कई सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं उसकी भी बात कही जा रही है। तो क्या सब वो उनको मिलेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखा जाओ तो यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। आप इतना बड़ा मतलब ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपसे, मतलब जुडिशरी पर से जो विश्वास है वो उठ सकता है। आपने कुछ ऐसा काम किया है, उसके बावजूद भी आपको क्यों यहाँ पर बेनिफिट मिले, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो जस्टिस यशवंत वर्मा है कौन? ही वॉज द सिटिंग जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग कहेंगे सर जब यहाँ पर उनके रेसिडेंस पर आग लगी थी तब तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। बिल्कुल सही बात है कि वो ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, फिर उनका ट्रांसफर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, और जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब वो दिल्ली हाई कोर्ट के ही जज थे। लेकिन उसके जस्ट बाद उनको हटाने के बजाय क्या किया गया, उनको वापस से उनके ओरिजिनल जो हाई कोर्ट है, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था। और यहां पर आप समझिए, हम एक सीनियर जज की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही हाईली कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी हुई क्या थी? पिछले साल उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है दिल्ली में, वहां पर अचानक से आग लग जाती है और उनके घर के कंपाउंड में ही एक अलग से जगह थी जहां पर से, मतलब ये जब बर्न हुआ था और जब फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे तब उनको देखने को मिला कि इतनी बड़ी मात्रा में, आप सोच के देखिए, कई सारे जो नोट्स थे, ये 500 के नोट्स आप देख पा रहे हो, ये पूरी तरह से जल गए थे, कुछ यहाँ पर कम जले थे। तो इस तरह की सिचुएशन सामने आए और ये अनयूजुअल इसीलिए हो जाता है क्योंकि जजेस के प्रति हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, क्योंकि आम नागरिक से लेकर कोई भी व्यक्ति यही एक्सपेक्ट करता है कि वहां पर उसको न्याय मिलेगा। तो कोई भी लेजिटिमेट एक्सप्लेनेशन उस समय दिया नहीं गया, वो बता ही नहीं पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों इतना सारा कैश वहां पर रखा हुआ था। अब इसी को देखते हुए यहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पैनल अपॉइंट किया और यहां पर आप देख सकते हो इस के अंदर जो की फाइंडिंग्स आई थी सामने, उसमें यह बोला गया कि सीक्रेट और एक्टिव कंट्रोल था उस प्रीमाइस का, मतलब जहां पर आग लगी थी वहां पर जस्टिस वर्मा का कंट्रोल था। जस्टिस वर्मा ये नहीं कह सकते कि मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं था, वो कुछ और किया होगा। और यहां पर एविडेंस में यही पता चलता है कि जो कैश है वो किसी और ने प्लांट नहीं किया था, क्योंकि जस्टिस वर्मा ये कह रहे थे कि वो कैश जो है कोई और रखकर चला गया जानबूझकर उनको फंसाने के लिए। लेकिन इस फाइंडिंग में ये बोला गया कि कोई दूसरा व्यक्ति प्लांट नहीं किया था और इसमें साफ साफ उनकी गलती बताई जा रही है। इसके डिफेंस में यहां पर जस्टिस वर्मा ने सारे आरोपों को नकार दिया और कहा कि ही वॉज नॉट प्रेजेंट इन दिल्ली। जब ये आग लगी तो वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और जो कैश है वो उनके घर के बाहर था। देखो, भले ही घर के बाहर कह लो, लेकिन वो कंपाउंड में था ना, गार्डन होता है, एक जो मेन बिल्डिंग होती है, फिर वहां पर एक ऐसा जगह था जहां पर स्टाफ भी एक्सेस कर सकता था। और यही उनका डिफेंस है। उनका आरोप यह है कि ये कॉन्स्पिरेसी है उनको डिफेम करने की, और जिस तरह से इंक्वायरी हुई है वो बायस था और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि ये सारी इंक्वायरी वगैरह को हटाया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे यहाँ पर किसी हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो प्रोसेस क्या है? देखो, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124(4) है, और जो हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात आती है तो आर्टिकल 217 आता है। एक एक करके मैं आपको बताता हूं होता क्या। किसी भी हाई कोर्ट के जज को अगर आपको हटाना है, इम्पीच करना है, सबसे पहले पार्लियामेंट में मोशन लाना होगा। और इसके लिए अगर मान लो लोकसभा के अंदर प्रोसेस लाना है तो 100 लोकसभा एमपीज चाहिए कम से कम, और राज्यसभा में अगर मोशन लाना है तो कम से कम 50 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो यहां पर इसको इनिशिएट करने चाहिए। और इस केस में मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बड़ी मात्रा में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्होंने यहां पर मोशन को चालू किया था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जो स्पीकर हैं लोकसभा के या फिर राज्यसभा के चेयरमैन, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर यहां पर एक इंक्वायरी कमेटी होती है। इसके अंदर मतलब एक एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968
स्टेट का, इसमें 3 मेंबर की कमेटी होती है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। और उनका रोल यही होगा कि प्रॉपर एविडेंस के साथ इन्वेस्टिगेशन किया जाए और एक रिपोर्ट तैयार किया जाए प्रूव्ड मिसबिहेवियर को लेकर। और फिर उसके बाद फाइनली जब ये पूरा यहाँ पर हो जाता है, इनफैक्ट ये जो कमेटी है वो जिस जज की हम बात कर रहे हैं ना, उसके डिफेंस को भी सुनती है, उनकी भी सुनती है कि आखिर आपका क्या राय है इसको लेकर। और फाइनली रिपोर्ट तैयार होता है और पार्लियामेंट इसको लेकर वोट करता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मोशन है ये दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए विथ स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो टोटल मेंबरशिप है लोकसभा के अंदर 543 अगर मेंबर्स हैं तो इसका आधा तो कम से कम चाहिए, 272। लेकिन साथ ही साथ जितने मेंबर्स उस समय प्रेजेंट रहेंगे लोकसभा के, उनका 2/3 वोट सहमत होना चाहिए। इसको हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये जब होगा तभी ये चीज पास हो पाती है। और फाइनली पास होने के बाद जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ऑर्डर पास कर देते हैं। जनरली वो उनको करना ही होता है कि हम इनको हटाना चाहते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इस केस में क्या हुआ है। क्या हुआ था कि जो पूरा मामला था वो इंक्वायरी तक पहुंचा था। इंक्वायरी मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर जो एविडेंस सामने आ रहे थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे और जस्टिस वर्मा को अपना डिफेंस प्रेजेंट करना था कमिटी के सामने। लेकिन अचानक से कल जो है वो यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं बिफोर एनी कंक्लूजन। अच्छा, ये जो रेजिग्नेशन है वो इतना बिग डील क्यों है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है? एक तो क्या है ना कि एक बार जज रिजाइन करते हैं तो दैट मीन्स ही इज नो लॉन्गर इन ऑफिस। मतलब अब अगर पार्लियामेंट उनको इम्पीच भी करता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आप इम्पीच किसको करोगे? जो ऑफिस में है। अब क्योंकि वो ऑफिस में है ही नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब इम्पीचमेंट का कोई सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका रेजिग्नेशन कब आया है? इंक्वायरी स्टेज पर आया। उन्होंने इनिशियली स्टार्टिंग में यहाँ पर रिजाइन नहीं किया था एंड जस्ट जो फाइनल फाइंडिंग होनी थी, पार्लियामेंट के द्वारा वोटिंग होनी थी, उसके पहले उन्होंने रिजाइन किया। मतलब उनको पता था कि वो इम्पीच होने वाले हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा होता, फर्स्ट जज वो बनते जब उनको इम्पीच किया जाता। और इसी को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन इन सारी चीज़ों में सोशल मीडिया से लेकर जो एक चर्चा हो रही है वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। देखो, नॉर्मल केस में कोई जज जो है अगर वो रिटायर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो रिटायर हो सकते हैं। उस केस में उनको पेंशन भी मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रेस्टीज जो है वो ऑफिस का मेंटेन रहता है। लेकिन इस केस में क्या है, सबको पता था, पूरे भारत को पता था वो इम्पीच होने वाले हैं और यहाँ पर उनका पेंशन चला जाता अगर वो हो जाते थे, बेनिफिट्स चला जाता, परमानेंट उनके रेपुटेशन को डैमेज लगता। इतिहास में नाम तो लिख दिया जाता ना कि ये पहले व्यक्ति थे जिनको इम्पीच किया गया। अभी करंट सिचुएशन यही है कि इसके जस्ट पहले उन्होंने किया है और फुल रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी भी उनको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैसे तो उनको तो सजा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो उनको और बेनिफिट दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ये लूप होल है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, संविधान अलाउ करता है कि कोई भी जज यहां पर प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि मैं रिजाइन करने वाला हूं, लेकिन संविधान के अंदर यह स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जब इंपीचमेंट चल रहा होगा तब क्या वो रिजाइन कर सकते हैं। और इसका नतीजा यही है कि जो जज है वो भले ही कितना भी सीरियस चार्ज फेस कर रहा हो, यहाँ पर अगर वो रिजाइन कर देता है पहले ही, तो इसका मतलब उसका पेंशन और बाकी के रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंटैक्ट रहेंगे, सरकार को वो देना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पर एथिकल डायमेंशन आ जाता है। पहला क्वेश्चन यही है कि शुड रेजिग्नेशन बी अलाउड? क्या इंपीचमेंट के दौरान उनको रेजिग्नेशन अलाउ होना चाहिए? फिर दूसरा है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का क्या ये मिसयूज हो रहा है कि नहीं? मतलब जुडिशरी जो है बार बार जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात करती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, लेकिन क्या यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर आप बचने की कोशिश कर रहे हो? ये एक बड़ा सवाल है। और अकाउंटेबिलिटी विदाउट रिमूवल, मतलब क्या पेंशन को विड्रॉ विथहेल्ड नहीं करना चाहिए था? क्या हमें रोकना नहीं चाहिए? और अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना दुनिया भर में, जैसे यूएस के अंदर अगर यहाँ पर कोई जज रेजिग्नेशन कर देता है तो भी उसको इम्पीच किया जा सकता है, ये दिखाने के लिए कि देखो वो गलत है। यूके के अंदर तो और स्ट्रांग सिस्टम है, उनका इंटरनल जुडिशियल डिसिप्लिन है, लेकिन भारत में वीकनेस यही है कि आप इम्पीचमेंट पर ही ज़्यादा रिलाय करते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है। देखो, अभी तो जो होना तो हो गया, जो कानून था, रूल था, उसके हिसाब से जस्टिस वर्मा ने कर लिया, लेकिन आगे से यहाँ पर ऐसा गलत कोई चीज़ ना कर सके, इसके लिए सरकार को हो सकता है या फिर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर संविधान में बदलाव करना चाहिए, जुडिशरी को भी सामने आना चाहिए और इस लूपहोल को क्लोज करना चाहिए। यहाँ पर जो इंक्वायरी है वो अलाउ रखनी चाहिए, भले ही कोई जज रिजाइन कर दे उसके बावजूद भी इंक्वायरी नहीं रुकनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चेंज जरूरी है। फिर पेंशन, अगर
प्रूव हो जाता है कि उसने गलत काम किया है तो किस बात का पेंशन, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशियल कंप्लेंट बॉडी हो सकती है एक प्रकार की, देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें साथ देता है कि नहीं। और क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संविधान में बदलाव करके इस लूप होल को हटाना चाहिए। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इतना ज़्यादा जस्टिस वर्मा के रिजिग्नेशन को लेकर चर्चा हो रही थी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम हाई कोर्ट जज की बात कर रहे हैं और उनके क्वालिफिकेशन को लेकर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं, अचीवर्स कार्निवल सेल स्टार्ट हुआ है स्टडी IQ पर, जिसके तहत आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। हमारे जो यूपीएससी की कोर्सेज होते हैं इसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई, मेंस वगैरह सब कुछ आपको कराया जाता है। 18 बुक्स भी इनफैक्ट आपके घर पर हम भेजते हैं। यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी रिफंड कर दिया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस ये फोन नंबर दिया है, कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।